हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और जियोपॉलिटिकल थिंग को भी समझने के लिए ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम नासिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर की बात करते हैं तो एक वर्ड तो आप बहुत सुने होंगे जिसका नाम है हिटलर। हिटलर के बारे में सभी जानते हैं, उसके जो भी एक्ट्स रहे हैं, जो भी इनह्यूमन एक्ट रहे हैं, उसको ऐसा ही बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल ओरेटर भी रहा है। ओके, ऐसे एडोल्फ हिटलर वॉज बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ओके, ऑस्ट्रिया जो कंट्री है वो जर्मनी के एकदम पास में ही है और वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द नाजी पार्टी। उन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नाजी पार्टी और उसी आइडियोलॉजी को बोला गया नासिज्म, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। ओके, अब जो पहली चीज़ हमें समझनी है वो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसको पहले समझते हैं। ओके, जो पहला विश्व युद्ध था उसका टाइम पीरियड क्या रहा है, 1914 से लेके 1918 तक। जिन कंट्रीज़ का इसमें वॉर हुआ वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ही थी। ओके, तो यहाँ पे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की वॉज अगेंस्ट द अलाइज कंट्रीज़ विच वर यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इटली। ऑलराइट, और यहाँ पे अलाइज ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और टर्की जैसी जो कंट्रीज है उनको डिफीट कर दिया था। ओके, तो जीत यहाँ पे किसकी हुई थी, अलाइज की जीत हो गई थी। तो अब चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि जर्मनी की हार हो जाती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो एक पीस ट्रीटी साइन की जाती है जिसका नाम था वर्सलेस ट्रीटी। ये साइन हुई थी 1919 यानी 1990 में। तो वर्सलेस ट्रीटी क्या थी, पीस ट्रीटी साइन बाय द जर्मनी एंड द अलाइड नेशंस ऑन जून 28 1990 आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे ही हमने देखा 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तो सारे जो नेशंस हैं अलाइड नेशन, डैट इज़ फ्रांस, यूके, रशिया, इटली, ऑल दिस कंट्रीज़, यूएसए, ऑल दिस कंट्रीज़ वॉज अगेंस्ट द जर्मनी एंड between those nations and between Germany and all the allied states there was a peace treaty signed जिसमें ये बोला गया, क्या बोला गया, that Germany to pay financial reparations disarm, lose and give up all its overseas colony। जर्मनी को ये बोला गया कि जर्मनी को जो भी लॉस हुआ है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो भी रिपोर्केशंस हैं, अब वो भरना है किसको, जर्मनी को। ओके, फाइनेंशियल रिपार्सेशन जैसे वॉर होती है तो बहुत मनी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा डेप्ट आ जाता है कंट्री पे। तो सब नेशंस ने, जिसमें जर्मनी भी शामिल था, उसने ये साइन किया कि हाँ, जर्मनी एज अ कंट्री जिसको ये बोला गया कि जो जिम्मेदार था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, वो एक पीस ट्रीटी साइन करेगा, जिसके बाद ट्रीटी के बाद जर्मनी का ये फ़र्ज़ है कि जो भी फाइनेंशियल लॉसेस है वो जर्मनी को ही फिलअप करना पड़ेगा। और अब आगे चलते हैं हम वेमार रिपब्लिक पे। तो वेमार रिपब्लिक क्या था, जर्मन गवर्नमेंट बिटवीन 1918 टू 1933। इस टाइम पीरियड में जो जर्मन गवर्नमेंट रही है उसी का नाम था वेमार रिपब्लिक। बट आगे चल के हम ये देखते हैं कि जो उनके प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, जर्मनी के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने हिटलर को एक पोस्ट दी थी टू बी द चांसलर, यानी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर के बराबर वो पोस्ट थी, पर हिटलर ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था एंड हिटलर वांटेड टू स्टार्ट डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। तो उसने एक बिल पास किया जिसमें एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड इन 1933, जिस एक्ट की वजह से डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो जाती है जर्मनी में और जो डेमोक्रेसी अभी तक चल रही थी वो ख़त्म हो जाती है वहीं पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आगे चल के कैसे नाजी पार्टी आती है और वो एक तरीके से कॉन्कर कर लेती है पूरी जर्मनी को, अपनी आइडियोलॉजी भी दूसरों पे थोपती है। नाजी पार्टी स्टार्ट होने से पहले, उसका इन्वॉल्वमेंट होने से पहले हम ये देखते हैं द ग्रेट डिप्रेशन वॉज देयर इन 1929। बहुत बड़ी मंदी आ गई थी पूरे विश्व में। देखा जाए तो ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस पूरे कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है, जर्मनी वॉज द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। सबसे ज़्यादा असर तो इस मंदी का किसके ऊपर आता है, जर्मनी के ऊपर ही आता है। जिसके बाद क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोगों के बीच में। हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई तो ठीक है बट महंगाई से भी और ज़्यादा, मतलब हाई वैल्यू चीज़ की बढ़ जाती है। ओके, जो कि लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे। सारे जो बिज़नेस थे वो ठप हो गए थे, मनी लैंडर्स के पास पैसे नहीं थे। ओके, स्मॉल एम्प्लॉयज़ को छोटी छोटी वेजों से काम चलाना पड़ रहा था। ओके, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत लोगों को फेस करनी पड़ रही थी। उस टाइम पे यूथ ऐसा था कि वो प्लेटलेट्स लगा के अपने वो घूमता था कि
कोई जॉब हमें मिल जाए, कोई काम हमें मिल जाए, पर लोगों के पास कोई काम ही नहीं था, और काम नहीं था, पैसे ही नहीं थे, तो उन्हें खाने की भी दिक्कतें हो रही थी। तो हाइपर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने देखा। ये हुआ क्यों था? इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पे एक स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रीट थी, जिसकी वजह से पूरा स्टॉक मार्केट था वो क्रैश हो चुका था, और इतनी बुरी तरीके से क्रैश हुआ था कि वो पूरे यूरोप में उसका असर हमने देखा था। तो उसके बाद आप देखते हैं कि हिटलर कैसे पावर में राइज़ होता गया और कैसे उसने नाज़ी पार्टी बनाई। नाज़ी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद वो कैसे उस पार्टी का लीडर बना। ओके, तो सबसे पहले तो 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को ज्वाइन किया था, और उसके बाद उसने मिलिट्री में भी काम किया, आर्मी में भी काम किया, उसको बहुत सारे ब्रेवी अवार्ड भी मिले थे। और उसके बाद उस जर्मन वर्कर पार्टी को चेंज कर दिया गया उसका नाम, जिसका नाम रख दिया गया जर्मन सोशलिस्ट वर्कर पार्टी, और उस पार्टी का नाम बाद में आगे चल के नाज़ी पार्टी बन गया। ओके, तो वहाँ पे लीडर बन गए थे हिटलर, और उसके बाद उन्होंने 1923 में ये सोचा हिटलर ने कि वो कंट्रोल करना चाहता था पूरे यूरोप को। ओके, उसका यही मोटिव था कि पूरे यूरोप में उसका ही कंट्रोल रह जाए। तो वहाँ पे स्टार्ट किया। पहले उसने जो अपना एरिया है बर्लिन, जो कि कैपिटल है जर्मनी की, वहाँ पे मार्च की, बहुत सारी रैलीज निकाली, लोगों को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया, कि जैसे हमने पढ़ा भी है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल ओरेटर था, तो लोगों को अपनी बात में इन्फ्लुएंस कर लेता था। ओके, तो उसने क्या किया कि उसने ही सीज्ड कंट्रोल टू बावेरिया, मार्च टू बर्लिन टू कैप्चर पावर। ओके, उसको अरेस्ट कर लिया गया। बहुत जो चीज़ें वो चाहता, तो स्टार्टिंग में वो चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल पा रही थी, पर उसके बाद क्या होता है, नाज़ी प्रोपेगेंडा लेके आते हैं कि जैसे ग्रेट डिप्रेशन हमने देखा, लोगों की नौकरी चली गई थी, लोगों के पास कुछ काम नहीं था, और हाइपर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो उस वजह से जो नाज़ी प्रोपेगेंडा लेके आते हैं कि हम अपनी कंट्री का फ्यूचर सही कर सकते हैं, आप हम पे भरोसा करो। तो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने बना दिया, एक फॉल्स नेरेटिव लोगों के दिमाग में डाल दिया कि हम जो है वो अच्छा काम करेंगे और आपको हमें जिताना चाहिए। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद नाज़ी पार्टी एक्चुअली जीती। इन 1932 नाज़ी पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी जर्मनी में, एंड उसके वोट कितने थे? 37% ऑफ वोट के साथ नाज़ी पार्टी इस्टेब्लिश हो जाती है। तो अब जैसे ही हिटलर रूल में आ जाता है, उसका पूरा कॉन्करशिप शुरू हो जाती है जर्मनी में। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि जो दूसरे देश हैं उनको भी कॉन्कर करने की वो सोचता है। तो जर्मनी के ही पास में पोलैंड है, जो कि बहुत छोटा सा देश था, तो वहाँ की लैंड वो कॉन्कर करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा थी जर्मनी की, और पोलैंड की जर्मनी कंपेयर में बहुत कम मिलिट्री पावर थी। तो यहाँ पे 1939 में जर्मनी ने इन्वेड कर लिया था पोलैंड पे बुरी तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ पे 1940 में क्या होता है, एक ट्री पार्टीड पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन जापान, जर्मनी एंड इटली। इसमें ये बोला जाता है कि ये तीनों जो कंट्रीज़ हैं वो साथ में आ जाती हैं, जस्ट बिकॉज इससे क्या होगा कि हिटलर की जो पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1940 तक हिटलर का जो राज्य था वो अपने पावर पे आ चुका था, वो अपने पावर के एकदम पीक पे पहुंच चुका था, और उसको ये लोग सोच रहे थे, पूरी कंट्रीज ये सोच रही थी कि अब हिटलर को कोई भी हरा सकता नहीं है। बट आगे होता क्या है, ट्री पार्टीड पैक्ट के बाद हम देखते हैं कि होता क्या है। तो ट्री पार्टीड पैक्ट किसके बीच में था? जर्मनी, इटली और जापान के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ था, जिसका यही मोटिव था कि हिटलर को पावर को और स्ट्रेंथन किया जाए, और हमारी कंट्रीज़ जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन पे कॉन्कर कर सके। ओके, तो यहाँ पे 1941 में जापान जर्मनी की हेल्प पे यूएसए के पार्ल हार्बर पर अटैक करता है। तो बेसिकली जो जापान की नेवी होती है वो पार्ल हार्बर पर अटैक कर देती है, और उसके बाद क्या होता है, रिवेंज के लिए जो यूएसए होता है वो 1945 पे अटैक कर देता है हिरोशिमा जापान पे। ये एक न्यूक्लियर अटैक होता है, अब तक का ये बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक माना जाता है, जिसमें करीब 2 लाख लोगों की मौत भी हो चुकी थी। हिरोशिमा और नागासाकी दोनों जगह पे यूएसए न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर देता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो रिपोकेशंस हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो कॉन्करशिप के लिए कंट्रीज़ में वॉर हुई, और उसकी वजह से काफ़ी इनोसेंट लोग, काफ़ी सिविलियंस जो होते हैं वो उस अटैक में मारे जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हिटलर की क्या आइडियोलॉजी रही है लोगों के लिए, वहाँ के यूथ के लिए, वहाँ की वुमेन के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, उसको हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे हिटलर आइडियोलॉजी ऑन यूथ एंड वुमेन। तो यहाँ पे यूथ में देखा जाए तो स्कूल में उसके बारे में सिखाया जाता था कि आपको इसको ही प्रेज़ करना है, हिटलर ही सब कुछ है जर्मनी के लोगों के लिए, और आपको हिटलर जैसा ही बनना है। आपको बॉयज़ को ये सिखाया जाता था कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, मैस्कुलिन होना चाहिए, और गर्ल्स को ये सिखाया जाता था कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आगे चल के ज्यूस से बात नहीं करनी है, आपको प्योर रहना है, सारी प्योरिटी पे वो लड़कियों को बोला जाता था कि आपको प्योरिटी के साथ ही रहना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो ज्यूस टीचर्स थे वहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे ज्यूस को समझते हैं सबसे पहले, तो ज्यूस एक रिलीजन है,
ऑलराइट। तो वहाँ पे ऐसे माना जाता था कि क्रिश्चियन, और कहा जाता है, ऐसे कोई बोला नहीं जा सकता कि क्या रीज़न था ज्यूस से इतनी हेटेड थी हिटलर को। ठीक है, ज्यूस एक ऐसी कम्युनिटी रही है जिसके साथ बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है अब तक के पूरे हिस्ट्री में। ओके, इनकी तादाद बहुत हुआ करती थी बट अब जाके कुछ भी नहीं बची है, बहुत कम हो गए हैं ज्यूज़। ओके, तो उस टाइम पे ज्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे, उनको पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था। अगर हम देखें अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको सब जानते हैं, वो भी एक ज्यूज़ था जिनकी IQ बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पे ज्यूज़ हेटेड था, जिसको बोला जाता था जर्मनी के लोग, जो नाजी लोग थे, स्पेशली नॉट ऑल जर्मन्स वे नाजी, बट जो मेजोरिटी ऑफ द जर्मन्स थे वो नाजी पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो उनका ये मानना था कि जो जर्मनी के लोग हैं उनमें सिर्फ़ और सिर्फ नाजी ही रहने चाहिए, उनमें ज्यूज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उनको ये माना जाता था कि ज्यूज़ क्या है, हमारे रेस से बिल्कुल अलग है। ओके, वो ऐसा सोचते थे हम जर्मन हैं और वो हमारे रेस में बिल्कुल नहीं आते, तो उनके साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी शुरू हो चुका था। ऑलराइट, तो वहाँ पे ज्यूज़ से हेटेड की वजह से जो स्कूल में जो टीचर्स होते थे, अगर कोई ज्यूज़ टीचर है तो उसको पढ़ाने नहीं दिया जाता था, और जो बच्चे होते थे उनको भी हटा दिया जाता था जस्ट बिकॉज कि वो ज्यूज़ हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स को ये बताया जाता था कि आपको ज्यूज़ से दूर रहना है। ओके, उनका ये कहना था कि जो जर्मन है वो प्योर आर्यन रेस के हैं और जो ज्यूज़ हैं वो ऐसा नहीं है, वो प्योर आर्यन रेस के नहीं हैं और वो बहुत ही अनडिज़ायरेबल है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोला जाता है कि जैसे साइंटिस्ट ने हमें बताया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो यहाँ पे जो नाजी ये लोग समझते थे कि अगर आपको सोसाइटी में एग्जिस्ट करना है तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा, वीकर सेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है सोसाइटी में। तो वो लोग ज्यूज़ को क्या मानते थे, एक वीक और बहुत ही अनडिज़ायरेबल इम्प्योर ब्लड लाइन मानते थे, और उस वजह से ज्यूज़ से बहुत ज़्यादा हेटेड करते थे। मे बी कोई कहता है कि रिलीजियस बैकग्राउंड था या कोई और रीज़न था, पर हेटेड तो बहुत ज़्यादा ज्यूज़ को मिला है। और इसके बारे में इनह्यूमन एक्ट्स और जो क्राइम्स और बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी ज्यूज़ के साथ हुई है उसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पे नो स्कूलिंग फॉर ज्यूज़ टीचर्स और चिल्ड्रन। फिर यहाँ पे जो वुमेन थी, वुमेन को ये बोला जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करिए, क्योंकि अगर आपके बच्चे ज़्यादा होंगे तो आपको अवार्ड मिलेगा। ओके, क्योंकि वो चाहते थे कि जो नाजी की पॉपुलेशन है वो जर्मनी में बढ़ती ही जाए। ऑलराइट, तो वो जिसके ज़्यादा बच्चे, जिसके 4 हैं, जिसके 5 है, तो उसको अलग अलग ऑनर्स मिलते थे कि आपने इतने बच्चे पैदा किए हैं। अगर आप प्योर आयरन रेस के बच्चे करें तो ठीक है, पर अगर वो ब्लड लाइन ठीक नहीं है तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। और जो इसको नहीं मानते थे तो उनको पूरी तरीके से उन वुमेन को कंडेम किया जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी का एक्ट शुरू हो चुका था उस टाइम पे। तो ज्यूज़ हेटेड पीक पे पहुंच चुकी थी हिटलर के रूल में। ऑलराइट, अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कैसे हिटलर ने बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप्स बना दिए थे अलग अलग जगह पे। तो ऑस्विच जो कंसंट्रेशन कैंप है वो पोलैंड में था। ओके, तो वहाँ पे जो पोल्स में हमने देखा कि जो पोल्स के लोग हुआ करते थे, बेसिकली जो पोलैंड के लोग हैं उन्हें पोल्स कहा जाता था। तो वहाँ पे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में एक साथ डाल दिया जाता था। गैस चेम्बर्स, पॉइजनस गैस उनके ऊपर छोड़ दी जाती थी और उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता था। तो सफोकेशन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ्स हो जाती थी। और यहाँ पे एक सीक्रेट स्टेट पुलिस बनाई गई थी जिसका नाम था गेस्टापो, जो ये काम करती थी कि कौन से घर में ज्यूस रह रहा है उनको हमें पकड़ना है और उनको मारना है। ओके, तो यहाँ पे ज्यूज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और फियर की फीलिंग रहती थी कि कब उनको कोई भी मार सकता था। ओके, तो पूरा जो नाजी कम्युनिटी थी, जो जर्मन के लोग थे, वो यही चाहते थे कि हमें ज्यूज़ की पॉपुलेशन को बिल्कुल से ख़त्म ही कर देना है, वो बिल्कुल भी बचे ना। तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए जाते थे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें की जाती थी जिससे उनको मारा जाए। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ लॉज भी बन गए थे, जैसे ज्यूज़ को कुछ नहीं बताया जाता था कि ज्यूज़ आप लैंड नहीं ले सकते थे। ऑलराइट, जो भी उनका सर्वाइवल चलता था वो किसी ट्रेड या मनी लैंडिंग से ही चलता था। उनसे बहुत ज़्यादा राइट्स भी छीन लिए थे, उनके कोई राइट्स रह ही नहीं गए थे। ऑलराइट, जहाँ पे भी ज्यूज़ दिखा जाता था उसको वहीं पे मार दिया जाता था। ठीक है, वो स्टेट पुलिस की वजह से देखा जाए या तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते थे, और कोई भी ऐसा लॉ नहीं था कि बिना वजह आपको डिटेन कर लिया जाता था। इवन आपने कुछ गलत किया हो ना किया हो, बट जस्ट बिकॉज आप ज्यूस हो तो आप नहीं बच सकते हो। तो ये आइडियोलॉजी के साथ वो लोग चल रहे थे और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मास किलिंग शुरू हो गई थी। अब हम चलते हैं होलोकॉस्ट यानी जेनोसाइड। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मास किलिंग्स ऑफ ज्यूज़ शुरू हो चुकी थी, और इस टाइम पीरियड था 1941 टू 1945,
ऐसा देखा गया है कि अराउंड 6 मिलियन ज्यूज़ की डेथ हो जाती है। ओके, 6 मिलियन यानी अराउंड 60 लाख लोगों की डेथ हो जाती है, जो अब तक का बहुत ज़्यादा मास किलिंग माना जाता है। अभी तक का होलोकॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं हुआ है किसी भी कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ पे जो कि 2/3 पॉपुलेशन है यूरोप की, मतलब 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द ज्यूज़ इन द यूरोप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द नाजीज़। ऑलराइट, तो यहाँ पे इस चैप्टर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझाने की थी। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत क्विकली मैंने बताने की कोशिश की है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे हिटलर ने एक ड्रीम बनाया था कि उसको यूरोप को कॉन्कर करना है। वो कहाँ से उठ के कहाँ पे तो आया, बट उसकी जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और उसी की वजह से इतने सारे क्रुएल्टी और इनह्यूमन एक्ट्स हमने देखा। ये एक किसी रिलीजन या किसी रेस के अगेंस्ट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ था उस पीरियड ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पे ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।